क्या आपको मालूम है कि आम जापानी शख्स से लेकर वजीर आजम तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ करता है। टोक्यो शहर के दरमियान 16 मरले का एक आम सा घर है। ये घर किसी भी तरह काबिल तवज्जो या पुरकशिश नहीं। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप इस पर तवज्जो दिए बगैर चुपचाप गुजर जाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये दुनिया की 7वीं बड़ी कार साज कंपनी होंडा के सीईओ का घर है, तो क्या आप फिर भी इस पर तवज्जो नहीं देंगे? आप यकीनन इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। होंडा ने 2022 में 4 मिलियन गाड़ियां और 17 मिलियन मोटरसाइकिल बेचे थे। कंपनी की ब्रांड वैल्यू $22 मिलियन है, लेकिन इसका सीईओ 16 मरले की आम सी इमारत में रहता है। क्या ये अचंभे की बात नहीं है? ये यकीनन है, मगर ये अचंभा सिर्फ हम जैसे छोटे दिमाग और बड़ी अना के लोगों के लिए है, जबकि जापान में ये आम सी बात है। जापानी लोग छोटे घरों में रहते हैं। उनका घर किसी भी तरह 2-3 मरले से बड़ा नहीं होता। एक जदीद मगर कॉमन बाथरूम, एक टीवी लाउंज कम ड्राइंग रूम और ज्यादा से ज्यादा 2 बेडरूम और घर खत्म। अब सवाल ये है, जापानी छोटे घरों में क्यों रहते हैं? उनकी 4 वजूहात हैं। ये सफाई के खप में मुब्तला है। आम जापानी से लेकर वजीर आजम तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ करता है, और ये सफाई हाथ के साथ मल कर की जाती है। पूरा घराना दिन में 3-4 मरतबा घर की सफाई करता है। बाथरूम और किचन तक खुद साफ किया जाता है। शहरों में डस्टबिन और कचरा घर नहीं है। आप खाली बोतल लेकर सारा दिन फिरते रहें, आपको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जापानी बाहर कचरा नहीं फेंकते। ये अपना गंद बैग में डालकर घर ले जाते हैं, थैले में डालते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी का अमला ये थैले घरों से लेकर जाता है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को भी सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। तालिब इल्म सुबह स्कूल आकर पहले असातिज़ा के साथ स्कूल की सफाई करते हैं, बाथरूम और शीशे चमकाते हैं, और फिर क्लासेस शुरू होती हैं। वज़ीर आज़म भी अपनी मेज़ चमका कर घर जाता है और सुबह आकर दोबारा अपना दफ्तर साफ करता है। बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस आते वक्त भी सड़कों से सिगरेट के टोटे और कागज चुनते रहते हैं। वॉशरूम हर शख्स इस्तेमाल के बाद चमका कर बाहर आता है। मुझे 9 दिनों में किसी भी जगह कोई वॉशरूम गंदा गीला नहीं मिला, और मैंने किसी वॉशरूम में सफाई करने वाला मुलाजिम भी नहीं देखा। ट्रेन स्टेशन के वॉशरूम तक बेबू, खुश्क और साफ थे। लिहाजा जापानी लोग सफाई की वजह से भी छोटे घरों में रहते हैं। ये समझते हैं बड़े घरों का मतलब ज़्यादा सफाई है। अगर घर बड़ा हो जाए तो हमें ज़्यादा सफाई करना पड़ेगी। दूसरी वजह, छोटे घरों में बिजली, गैस और पानी के अखराजात कम होते हैं। ये लोग मिनहैसुल कौम बचत के आदी हैं। आपको कोई जापानी फजूल खर्ची करता नज़र नहीं आएगा। ये लोग पैसा बचाते हैं। चुनाचा हुकूमत इकॉनमी चलाने के लिए बैंकों में रकम जमा कराने के रुझान की हौसला शिकनी करती है। बैंक खातेदारों को सूद देने की बजाय सर्विसेज चार्जेस काट लेते हैं। इस लिहाज से जापान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हो जिसमें बैंक में पड़ी रकम ज़्यादा होने की बजाय कम होती चली जाती है। बड़े घर बचत के फार्मूले में भी एडजस्ट नहीं होते, लिहाजा ये छोटे घरों को पसंद करते हैं। तीसरी वजह यह है कि मेहमानों को घर नहीं बुलाते। वालिदैन भी अगर बच्चों से मिलने आते हैं तो ये होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में बेटियों और बेटों को मिलते हैं और मिलकर वापस चले जाते हैं। चुनाचा उनकी नज़र में बड़े घर बेकार होते हैं, और जापान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां वक्त के साथ घरों की कीमत बढ़ने की बजाय कम होती है। दुनिया भर में हर साल प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होता है, जबकि जापान में घर की वैल्यू में कमी होती है। लिहाजा लोग बड़े घरों को नुकसानदेह सौदा समझते हैं, और जापान इस लिहाज से एक मुख्तलिफ मुल्क है। जापान सिर्फ घरों के मामले में मुख्तलिफ मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ ज़िंदगी का हर रंग बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये लोग इंतहाई सादा हैं, कम पर गुजारा करते हैं। बच्चे पैदल और साइकिल पर स्कूल आते जाते हैं। कोई वालिद किसी बच्चे को गाड़ी पर स्कूल नहीं छोड़ता। उसकी वजह बच्चों को एहसास कमतरी से महफूज रखना है। अगर एक बच्चा गाड़ी और दूसरा पैदल या साइकिल पर आएगा तो दोनों के दरमियान गुर्बत या अमारत की दीवार खड़ी हो जाएगी, और जापान बच्चों के दरमियान ये दीवार नहीं बनने देता। चुनाचा बच्चे पैदल स्कूल जाएंगे, ख्वाह वो वज़ीर आज़म या टोयोटा के सीईओ के बच्चे ही क्यों ना हो। बच्चों को स्कूल पहुंचाने का सिस्टम भी इंतहाई दिलचस्प है। रिहायशी ब्लॉक का कोई एक शख्स या खतून रिटायरमेंट के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लेने की जिम्मेदारी उठा लेती है। ये मुस्तकिल जिम्मेदार होती है या होता है, जबकि इसके अलावा बाकी बच्चों के वालिदैन में से कोई एक रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी देता रहता है।
ایک دن ایک والد یا والدہ ہوگی اور دوسرے دن دوسری والد یا والدہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ بلاک کے تمام بچے مقررہ وقت پر اپنے گھر سے باہر آ جائیں گے۔ مستقل اور عارضی ذمہ دار جھنڈا اٹھا کے باہر کھڑا ہوگا۔ بچے ان کے گرد جمع ہوں گے۔ ایک ذمہ دار بچوں کے آگے چلے گا اور دوسرا قطار کے آخری سرے پر۔ تمام بچوں نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چھتری ہوگی اور یہ قطار میں اسکول پہنچیں گے اور چھٹی کے وقت قطار میں واپس آئیں گے اور اپنے اپنے گھر میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کو لنچ اسکول میں دیا جاتا ہے اور ٹیچر اپنی نگرانی میں وہ ختم کراتی ہے، اور لنچ میں دودھ لازم ہے۔ چھوٹے بچوں کو اسکول میں سلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی نیند پوری ہو سکے۔ بچے 16 سال کی عمر تک اس طرح اسکول آتے اور جاتے ہیں۔ 16 سال بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی اسکول کی فیس والدین کی سالانہ آمدنی کے مطابق ہوتی ہے۔ والدین زیادہ کما رہے ہیں تو بچوں کی فیس زیادہ ہوگی، آمدنی کم ہے تو فیس کم ہوگی، اور والدین اگر بے روزگار ہیں تو بچے کی فیس معاف ہو جائے گی۔ تاہم بچے کو فیس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا جاتا۔ یہ خودکار نظام ہے، کوئی کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ بچوں کا میڈیکل بھی فری ہوتا ہے، انشورنس لازمی ہے، تاہم انشورنس کی 70% رقم حکومت اور 30% لوگ دیتے ہیں۔ گھروں اور ریسٹورنٹ میں فریش فوڈ تیار ہوتا ہے، تیار خوراک فریج میں نہیں رکھی جاتی، چنانچہ یہ صرف اتنا پکاتے اور آرڈر کرتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں۔ اضافی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں پرندوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ان کی پرواز کو محدود کرنے کے برابر ہے اور ان کی خود مختاری اور آزادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو اپنی خوراک کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ جاپان میں بھکاری نہیں ہے، اس کی وجہ جاپان کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ یہ لوگ کسی کو فری چیز دیتے ہیں اور نہ ہی لیتے ہیں۔ آپ اگر انہیں کوئی چیز آفر کریں تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ میں نے فیوجی کی ایک پارک میں مچھلیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے دانے کا پیکٹ خریدا۔ میرے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا، میں نے چند دانے اسے بھی پکڑا دیے اور وہ بھی میرے ساتھ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے دانے چھین کر مجھے واپس کر دیے، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لوگ دوسروں کو جھک کر ملتے ہیں۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں، وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا اور آپ کو پہنچا کر آئے گا۔ مجھے میرے دوست نے بتایا کہ میں نے ایک بار پولیس اہلکار کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میری بیٹی نے فوراً کانسٹیبل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بتایا میرے بابا سیٹ بیلٹ کے بغیر آ رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھی ہے، اور کانسٹیبل نے ہنس کر مجھے وارننگ دے دی۔ اور یہ ہے جاپانی کریکٹر اور سچ، عاجزی اور صفائی۔